हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है। 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में मैंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ मैंने नौकरी भी की है। मैं फ़िलहाल रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पद पे कार्यरत हूँ। इस एग्ज़ाम की तैयारी के दरमियान मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करना चाहता हूँ। इस एग्ज़ाम के 3 पड़ाव हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले प्रीलिम्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर करते तो बाकी की तैयारी आपकी रखी रह जाती है। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना मार्क्स लाना है, ये आपको पता होना चाहिए। 150 मार्क्स का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो विदाउट एनी डाउट आपको 150 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते या जिसमें डाउट है आप ब्लाइंडली अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा लॉजिकल रहना होगा ऑप्शंस के सिलेक्शन में या ऑप्शंस को फेज आउट करने में। प्रीलिम्स का जो एक डिसेंट स्कोर है आप 100 to 110 मान सकते हैं, बट जो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है आप 110 एक सेफ स्कोर है कि आप जब एग्ज़ाम के बाहर आ रहे हैं, एग्ज़ाम दे के बाहर आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं हो कि चिंता हो कि आपको लगना चाहिए कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं आप श्योर होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। अब प्रीलिम्स में ये श्योरिटी आएगी कहाँ से? इसके लिए आपको मॉक देना होगा। मॉक तैयारी के बाद हर मॉक आप देते हैं 2 घंटे और उस मॉक का फिर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में आप मॉक्स को पार्ट वाइज ब्रेक करते हैं कि मॉक्स का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप एक कॉपी को टॉपिक वाइज ब्रेक कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, बिहार रिलेटेड, करंट अफेयर्स, मैथ्स, साइंस और भी कुछ छोटे टॉपिक्स हैं। और हर टॉपिक में जो भी आप किसी मॉक में नया सीखते हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए। एग्ज़ाम के ठीक कुछ दिनों पहले काफ़ी प्रेशर रहता है और पूरा सिलेबस आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। उस समय आप वही रिवाइज़ करें जो आपने मॉक से सीखा है या मॉक्स में जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ था, क्योंकि जो आपने मॉक में सही कर दिया आप एग्ज़ाम के दिन भी सही कर देंगे। उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं करनी है। जितनी देर आप मॉक देते हैं उतनी देर आप मॉक को एनालाइज करिए। जितना डेप्थ में आप जाएंगे उतना फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में होगा। मॉक्स का स्कोर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स का टेक अवे, कि आपने उससे क्या सीखा। मॉक्स का स्कोर धीरे धीरे बढ़ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, सीखते जाएंगे। उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स के बाद आता है आपका मेंस। मेंस में नॉलेज बेस ऑलमोस्ट सेम रहता है, पर प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको OMR नहीं भरना है, बल्कि डिटेल्ड वे में एग्जामिनर के डिमांड को फुलफ़िल करना है। एग्जामिनर ने किसी रीज़न से आपसे वो क्वेश्चन पूछा है और वो रीज़न को आपको अपने पहले ही लाइन से स्ट्राइक कर देना और उसे ये बताना है कि मुझे पता है कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। मेंस में आपका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी हो तो कम से कम लेजिबल होना चाहिए। एग्जामिनर को स्ट्रेन नहीं होना चाहिए आपके आंसर्स पढ़ते समय, क्योंकि आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेंगे उसे बताने के लिए कि सर मैंने ये सोच के ये लिखा है। अगर उसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके आंसर्स को समझने में, वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। मेंस के प्रिपरेशन का बेस्ट तरीका है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आपको पता होना चाहिए आपको कौन से आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं। आप पास्ट 10 ईयर्स मेंस के क्वेश्चन पेपर उठाइए, स्पेशली GS1 में आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्या पैटर्न है। आर्ट एंड कल्चर, 2 न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस बहुत क्रिटिकल हैं आपके सिलेक्शन के लिए। GS1 में लोगों को ज़्यादा मार्क्स आते हैं कंपेयर टू GS2। GS2 काफ़ी डायनामिक होता है और करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है। इसमें आप अपना प्रीलिम्स का सारा फॉर्डर यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। क्रिएटिविटी इन द सेंस आप फिगर्स यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम है, रिपोर्ट्स है, सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन इसका रेलेवेंस होना चाहिए। एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने बस नॉलेज दिखाने के लिए उसे वहाँ पर प्रेजेंट किया है और उसका क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है। अगर आप जैसे ही आपके साथ कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे केस में रहा है। और आप उनके साथ आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं, हर किसी का व्यू पॉइंट लें, कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्टिव ज़रूर मिलेगा और एक फाइनल क्रक्स निकालें और उसी आंसर को फाइनली आप प्रेजेंट करें एग्ज़ाम में।
इससे कम मेहनत में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मेंस में आप जब भी क्वेश्चन शुरू करते हैं उसी एंथुजियाज्म से आपको क्वेश्चन को ख़त्म भी करना है। एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे क्वेश्चन को शुरू किया है आंसर करना और कंक्लूजन आपने किसी तरह बस कंक्लूड कर दिया है। पूरा जो स्पेस है वो आप यूज़ करें, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लिखें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखें, एक डिसेंट और लेजिबल तरीके से लिखें। इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि आपका पूरा मेहनत, आपके सारे सपने, आपकी पूरी ज़िंदगी उन पेपर्स में है। वो पेपर ही एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगी, आप फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। मेंस की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए कोई भी लोकल न्यूज़पेपर प्रेफर करें। न्यूज़पेपर का यूज़ ये है कि आपको एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट मिलता है। डेटा तो आप बुक से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, पर आंसर राइटिंग में आपका एक व्यू पॉइंट होना चाहिए जो कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा। एग्जामिनर ने आपसे किसी रीज़न से एक सवाल पूछा है और उस रीज़न को आपको हिट करना है। इस एग्ज़ाम में और एक डिफरेंस है बाकी एग्ज़ाम से कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढ रहे हैं। आप एग्ज़ाम में मगअप करके जाके आंसर नहीं लिख सकते। आपको वहाँ पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचना है, और इसीलिए मेंस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। 900 मार्क्स का ये पेपर है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। अराउंड 10 to 15 मार्क्स एक टॉपर और एक एवरेज परफॉर्मर में। बट मेंस ही है जहाँ पर आपको लीड लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है। इसीलिए मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे भी लिख रहे हैं, उसका एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए और एग्जामिनर से कनेक्ट कर पाए वो, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आप मेंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर आपको इंटरव्यू में भी प्रेशर कम रहेगा और एग्ज़ाम देने के बाद आपको थोड़ा बहुत फील आ जाता है कि मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स लिखे हैं, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा।